हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नया लेक्चर और नए वीडियो में। तो ये लेक्चर भी नया है, चैप्टर भी नया है। तो जो सोशल साइंस है क्लास 10th के, उसमें जो सिविक्स पार्ट है उसका 4th चैप्टर के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी भी समय वक्त गंवाए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, इतना गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि इससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो 100%, और अगर अनदर बोर्ड में है तो 50, या फिर बिहार मध्य प्रदेश तो 70-80% है। यूपी बोर्ड में तो 100 आउट ऑफ 100 है, इससे बाहर से नहीं पूछा जाए। चलिए पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं चौथे से ले लिया हूँ। तो चलिए देखिए चौथा क्या है। भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी। जो महिलाओं की जो 2011 में साक्षरता दर थी भारत में, वो भी कितनी थी। तो ऑप्शन है का पुरुष का जो था वो 76%, महिला का 54%, खा पुरुष 80%, महिला 62%, ग पुरुष 82% और महिला 65%, और जो पुरुष था घ लास्ट वाला 84%, महिला 69%। तो इसका आंसर है ग। जो भारत में 2011 में पुरुष और महिला की साक्षरता दर थी वो ग है। पुरुष 82% था और महिला 65%, जबकि इसे सुधारने का बहुत ही ज़रूरत है अपने भारत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा है। पांचवा क्या, भारत में लिंगानुपात कितना है। तो का 943, ख 929, ग 933 और घ 938। एक बार फिर बोल देता हूँ ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है क 943, ख 929, ग 933 और घ 938। तो इसका आंसर है का 943 है। जो लिंगानुपात है भारत में 1000 बच्चों में से 943 जो लिंगानुपात है वो चीज़ है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है, वो क्या है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो लिंगानुपात है, साक्षरता दर है, अगर इन सब का परिभाषा आप लोग चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब मैं खुद दे दूंगा। और भी सिंपल शब्दों में बहुत अच्छी जो परिभाषा रहेगी वो आप लोग सिंपल से मिल जाएगी, बिना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें उसमें नहीं रहेंगी। तो ऑप्शन है जो है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो पहला केरल है, खा पंडुचेरी, दूसरा पंडुचेरी है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा आंध्र प्रदेश है। तो इन चारों में से कौन सा है आंसर। तो इसका आंसर है केरल। केरल पहला जो है वो लिंगानुपात में सबसे अधिक है, वही भारत में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में कितने सीटें महिला के लिए आरक्षित हैं। तो जो है चीज़, एक यार माइक ही गिर गया, माइक ही चला गया नीचे, 1 मिनट बस, गिव मी 5 सेकेंड। तो चलिए सही हो चुका है, अब आगे पढ़ते हैं, मतलब माइक ही गिर गया था। तो 7वां, महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितने सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए या फिर कर दी गई है। तो का 1/3, ख 1/4, ग 2/3, घ 3/4। तो चारों ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा 2/3 और चौथा 3/4। तो इसका आंसर है 1/3। जो है ना, ये जो गोला समझ लीजिए, इसमें ये जो है 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि ये तीनों पुरुषों के लिए आरक्षित है। तो इसमें से आधा कर देना चाहिए ना, 50-50 कर देना चाहिए। तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, यह भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं। क पिछड़ा वर्ग,
ख अनुसूचित जातियाँ, ग अनुसूचित जनजातियाँ, घ सामान्य वर्ग। तो पहला देखिए पिछड़ा वर्ग, दूसरा अनुसूचित जातियाँ है, तीसरा अनुसूचित जनजाति और चौथा सामान्य वर्ग। तो इनमें क्या है, जो मेल जोल नहीं है, जो भारतीय समाज के किस वर्ग में है, जो जबकि बाकी समाज से अलग रहते हैं। तो उसका आंसर है ग अनुसूचित जनजाति, तीसरा वाला आंसर है। ठीक है, आइए 9वां देखिए। वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू समाज व्यवस्था में अछूत माना जाता था और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं। तो देखा जाता था, माना जाता था, ये सब पीछे हैं। अब फिलहाल सब बराबर हो रहे हैं, बराबर हो ही चुके हैं, बस एक दो चीज़ें को छोड़ के अभी बराबर नहीं है, अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग, दूसरा अनुसूचित जातियाँ, तीसरा अनुसूचित जनजाति और चौथा सामान्य वर्ग। तो इसका आंसर है ख अनुसूचित, यानी दूसरा अनुसूचित जातियाँ हैं। इसका आंसर अनुसूचित जातियाँ जो अछूत माना जाता था और तिरस्कार दृष्टि से देखा जाता था, जो अनुसूचित जाति में आते थे। अब नहीं है, फिलहाल के लिए ख़त्म हो चुके हैं ये सब चीज़ें, लगभग ना के बराबर, मतलब ना ही समझ लीजिए। ग मतलब 10वां देखिए। दुनिया के किस हिस्से या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। पहला स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, दूसरा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, तीसरा वियतनाम, लाओस, कोबार्डिया और घ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाता है का स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में। ठीक है, दुनिया के जो है महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, वहाँ महिलाएं ज़्यादा पुरुषों से आगे हैं। तो 11वां देखिए। अब भारत के किस राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, कि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। तो पहला 5%, दूसरा 7%, तीसरा 10% और चौथा 12%। फीसदी माने प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर है पहला 5%। ठीक है, 5% से कम है जो विधानसभाओं में है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में, ये भी सुधार की ज़रूरत है। 12वां देखिए। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों पर संबंधित कानून कहलाता है। जो परिवार से जुड़े कानूनों के लिए होता है वो क्या होता है, पहला उत्तराधिकारी कानून, दूसरा विवाह से संबंधित कानून, तीसरा पारिवारिक कानून, चौथा तलाक से संबंधित कानून। तो इसका आंसर है तीसरा पारिवारिक कानून। ये तो सिंपल सा था, ये सबको पता होना चाहिए, सबको पता हो भी होगा। अब 13वां देखिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता, दूसरा कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, तीसरा धर्म के नाम पर भेदभाव करने की मनाही है, चौथा यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। तो इसका जो है क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है ये चौथा है, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है, जबकि आरक्षित नहीं करता है। भारत में किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, कि कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, मतलब कोई भी धर्म अपना राज नहीं चला सकता है, धर्म के नाम पर भेदभाव करने की मनाही है। लेकिन ये चौथा है जो ये सही नहीं है। तो आइए अब 14वां देखते हैं, यानी 14। धर्म को राजनीति से किसी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहा है? ये जो शब्द है धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा राम मनोहर लोहिया और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों लोगों में से किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था ये चीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, पहला था। दूसरा है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तीसरा बालक और बालिकाओं की समस्याओं का संख्या का अनुपात। और चौथा है
लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना होना। तो इन चारों में से क्या आंसर है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो लैंगिक विभाजन का खा होगा इसका, मतलब दूसरा होगा जो ऑप्शन है वो होगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, वो लैंगिक विभाजन के अंतर आते हैं। उसमें स्त्री और पुरुष की दी गई असमानताओं की बात होती है लैंगिक विभाजन में। तो अब 16वां देखिए, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पहला लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा मंत्रिमंडल, चौथा पंचायती राज की संस्थाएं। तो ये पंचायती राज की संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। 25 की 30 की 35, शायद 35 है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। दूसरा, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तीसरा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। चौथा, किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत है, ये एक धर्म को राजकीय बताता है। ये खा वाला गलत है, क्योंकि ये किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है। सबका धर्म सर्वोपरि है। 18वां देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य में, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या नहीं होता? पहला, धर्म का कोई स्थान नहीं। दूसरा, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता। दूसरा ये है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। ये मत सोचिएगा कि आपको ऑप्शन जैसे इसमें दिया है वैसे ही ये पहला हो सकता है, ये पहला हो सकता है, ये पहला हो सकता है, ये पहला, कोई भी पहला हो सकता है आपके क्वेश्चन में, लेकिन ये मत सोचिएगा ऑप्शन सब सेम जैसे दिए है इसी तरह देगा, नहीं। तो पहला, धर्म का कोई स्थान नहीं। दूसरा, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। दूसरा, केवल बहुसंख्यक वर्ग के लोग धर्म को मान्यता, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता। तीसरा मतलब चौथा, सभी धर्मों को समान समझना। तो इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में होता क्या है कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। 19वां देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? पहला 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो इसका आंसर है 1992 ईस्वी में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। पंचायत तभी से शुरू हुआ है 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी से। अभी तो 3-4 क्वेश्चन और हैं, चलिए देखिए। 20वां, भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है? तो पहला 1927, और ये मतलब यार 1900 आ जाता है हमेशा, 927। दूसरा 840, तीसरा 820 और चौथा 800। तो ये 800 तक आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूपता के बारे में सत्य है? कुरूपता के बारे में सत्य है। पहला, सांप्रदायिक शिक्षा, दंगे। दूसरा, तीसरा नरसंहार। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। सांप्रदायिकता के बारे में उपरोक्त सभी सही है। आइए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 22वां देखिए, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान देती है। तो कौन सी चीज़ है? पहला नारीवादी, जो नारीवादी है, जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। दूसरा, समाजवादी। तीसरा, पितृ प्रधान। चौथा, साम्यवाद। तो ये तीसरा होगा पितृ प्रधान। पितृ प्रधान जो है वो पुरुषों को अधिक महत्व देता है। चौथा है, मतलब लास्ट वाला देखिए, भारत में राज्य का अधिकार धर्म है। भारत में राज्य का अधिकार धर्म है हिंदू धर्म। दूसरा इस्लाम। तीसरा ईसाई धर्म। चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर है कोई नहीं। जो राज्य का आधिकारिक धर्म है वो कोई नहीं है। तो चलिए, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। 2 नंबर वाला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, इससे भी बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, इतना कन्फर्म है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।